स्टॉक मार्केट में आज के सत्र में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है और कच्चे तेल का बाजार एकदम से उबाल मार रहा है। तो अभी बाजार पे क्या करना चाहिए, और ये इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कारण जो है वो यही है कि खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई, और उसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतें भयंकर तरीके से ऊपर जानी शुरू हो गई। शरद कोहली जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं इस समय। बहुत शुक्रिया शरद जी अपना समय बिस्तक को देने के लिए सर। धन्यवाद रजत। आपको बिस्तक के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। मार्केट तो हालांकि अभिनंदन नहीं करा रही है, पर मेरा अभिनंदन जरूर। और पहले तो आपको वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर ऑल इंडियंस, टू यू एंड योर व्यूअर्स एज वेल। और मार्केट में आज के सत्र में जैसे आपने बोला कि सिचुएशन कोई बहुत बढ़िया तो नहीं नजर आ रही, तो ये अचानक से क्या हो गया? ये तो अभी कल माफी मांगी थी ना ईरान ने खाड़ी देशों से, अपने आसपास के वो जो देश थे वो बोल रहे कि उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अचानक से ये एकदम से जो कीमतें हैं वो 116 $117 के पार कैसे निकल गई 2 दिनों में? नहीं, वो माफी रजत, उस माफी को गलत इंटरप्रेट किया गया। माफी थी, माफी का मतलब था कि हमें क्षमा करें, हमें आपके ऊपर ये हमले करने पड़ रहे हैं। माफी में ये नहीं कहा गया था कि हम आगे से आपके ऊपर, अब जो गलती हुई आगे से आपके ऊपर नहीं करेंगे। ये माफी में कहीं नहीं कहा गया था। माफी होती है जब आप किसी को, आपको मजबूरी में कोई एक्शन लेना पड़ता है, तो आप क्षमा मांगते हुए लेते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने अमेरिकन एसेट्स हैं, आपके आपके अमेरिकन बेसिस हैं, तो ये हमला हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आउट ऑफ कर्टसी ये माफी थी, वो वाली माफी नहीं थी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो ये है कि जब से बंद हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, रुक गए सारे तेल के क्रूज। बंद हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, रुक गए तेल के सारे क्रूज, और उसकी वजह से उड़ गया मार्केट का फ्यूज। ये हालत है इस टाइम। मुझे लग रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, देखिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए रजत कि स्पेकुलेशन भी बहुत है क्रूड में। आप जानते हैं कमोडिटी मार्केट में क्रूड की खूब बिकवाली होती है, तो फॉरवर्ड सेलिंग भी चढ़ रही है, उसकी वजह से भी कुछ तो प्राइस गिर रही है। इतनी अभी इतनी शॉर्टेज नहीं खड़ी हुई है। जितनी शॉर्टेज, जिस हिसाब से कीमत है, $120 पे टच कर गई थी। 110, 114, 117, 120, इतनी कोई थोड़ी ना बिल्कुल बंद हो गए हैं नल के सारे पेट्रोल पंप के और ऑयल टैंकर्स के, रिफाइनरीज के, ऐसा नहीं है। दिस इज मोर आउट ऑफ स्पेकुलेशन। क्यों? उसकी वजह एक है कि खमीनाई साहब का उत्तराधिकारी आ गया है, जूनियर खमीनाई आ गए, मुस्तफा खमीनाई आ गए हैं। तो ट्रम्प साहब जो खमीनाई साहब को अगले ही दिन युद्ध के खत्म करके खुश हो रहे थे, वो तो दूसरे खमीनाई खड़े हो गए, उनसे भी ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और अब इनके आने से मुझे लग रहा है लड़ाई में एक नया आयाम आपको आता दिखाई देगा। और ट्रम्प साहब का मुझे तो हंसी आ रही है ट्रम्प साहब के बयान पे। वो कहते हैं इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। इज दिस अ स्मॉल प्राइस टू पे? वर्ल्ड की मार्केट से उनकी अपनी डाउ, अभी तो मार्केट वहां बंद है पर डाउ फ्यूचर्स तो ट्रेड होते ही रहते हैं, अपनी डाउ की हालत देखिए, अपनी नैस्डैक की हालत देखिए। एसएनपी फिर भी थोड़ी ठीक हालत में, मार्केट खुलने पे वो भी नीचे आ जाएगी। और ट्रम्प साहब तो मार्केट को लेके बहुत बहुत पॉजिटिव है, ये तो हम सब जानते हैं। मार्केट 65% आदमी अमेरिका का रजत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। भारत में तो 5% भी नहीं है जो एक्टिव एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। वैसे तो आंकड़ा ये अब 10% से ऊपर जा चुका है, पर एक्टिव लोग जो डीमैट अकाउंट है 65% अमेरिका में। तो मार्केट को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे वो शुरू से, पर अब उनकी मार्केट का क्या हो गया? सिवाय जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं अमेरिका में, जिनको इस ऑयल प्राइस राइस का फायदा होने वाला है, SHALE शेल, आपको पता होगा शेल एक मेथड होता है जिसमें अमेरिका में ऑयल निकाला जाता है। तो सिवाय शेल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के बाकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही घातक असर आने वाला है। एनर्जी, अभी मैं किसी आपके शो से पहले क्षमा चाहूंगा, थोड़ा मुझे ज्वाइन करने में देर हुई क्योंकि कोई रिपब्लिकन पार्टी की मेरे साथ थी। तो रिपब्लिकन पार्टी वो स्वयं बोल रही थी कि इस समय अमेरिका में एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन आपको कमोडिटी मार्केट में पहले से दिखना शुरू हो जाता है। एफएमसीजी में भी कंपनियां इन एडवांस, इन एंटिसिपेशन प्राइसेस बढ़ा देती हैं। तो मुझे लग रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जो खतरा है सबसे ज्यादा, वो खतरा अब सारी दुनिया में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। भारत में गैस सिलेंडर के दाम आपने देखे, 60 रुपए बढ़े हैं। हरदीप पुरी साहब का बयान आया था, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, कि हमारे पास 25 से 50 दिन, तो भारत 1-1.5 महीना तो इतनी चिंता की बात नहीं है। और ट्रम्प साहब का एक और हास्यात्मक बयान, हम 30 दिन की इजाजत देते हैं भारत को और रशिया से तेल लेने की। अरे भैया, हमने बंदी कब किया था? पहली बात तो हमने तो रोका ही नहीं। आज भी भारत सबसे ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है। आप हमें परमिशन देने वाले कौन होते हैं? क्या भारत आपका स्लेव है? क्या आप यहाँ पर कॉलोनियल रूल चल रहा है इस समय अमेरिका का? क्या चल रहा है यहाँ पर जो आप हमें परमिशन देते हैं? 30 दिन बाद आपको
हम आपकी चेन खोलते हैं, जो आपके चेन डाली हुई थी पैर में, 30 दिन बाद फिर से चेन डाल देंगे। अरे भैया, कौन से जमाने में जी रहे हैं ट्रम्प साहब, मालूम नहीं कहां से बयान उनके निकल के आते हैं। मैंने तो, आप सच पूछिए, ट्रम्प साहब के बयान पे ध्यान देना छोड़ दिया, और मैंने नहीं छोड़ दिया है, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने। अब ट्रम्प साहब के पहले शुरू हुआ था तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये तो मुझे रजत 4-5 महीने में भी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है जो हालत है। और जैसे जैसे ये युद्ध आगे जाएगा, ये हो नहीं सकता कि मिसाइल्स चल रही हो, ड्रोन चल रहे हो और मार्केट बल्ले बल्ले करे। ये कैसे हो सकता है? ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सारी डिस्टर्ब्ड है। क्रूड ऑयल ने, मुझे लग रहा है, मिसाइल्स और ड्रोन से भी ज्यादा हमला क्रूड ऑयल और स्टेट ऑफ हॉर्मूज ने इकोनॉमिक फ्रंट पर, रजत, इस समय कर दिया है दुनिया पर। और एक मैं आपको बात बताऊं, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, मुझे सच बात दिल पे हाथ रख के बताइएगा, इस अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह लें, इसराइल यूएस, इधर ईरान, इसमें हीरो कौन था और विलेन कौन था? आप बताइए मुझे, कौन हीरो तो कौन विलेन था? अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को मानते होंगे, पर आज हीरो कौन है, विलेन कौन है? मार्केट वालों से पूछिए, बताएंगे आपको विलेन कौन है, हीरो कौन है। क्रूड ऑयल, जो कंपनियां पेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स की जो एनर्जी इस्तेमाल करती हैं, उनसे पूछिएगा कौन हीरो है कौन विलेन है। आप खुद सोच के देखिए अपने लोगों से। आप कहेंगे कि आपके कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस सारी स्टोरी का हीरो कौन है, विलेन कौन है। यही समझ में नहीं आ रहा है। लड़ाई खत्म होती तो बाद में समझ में आएगी, पहले ये तो ये अजीब पिक्चर है, यही नहीं पता कि हीरो कौन है विलेन कौन है। मुझे लग रहा है जल्दी ये नहीं सुधरा रजत, तो मार्केट से तो अभी दूरी बना के रखें। जो लोग शॉर्ट करते हैं, मार्केट में तो कहावत होती है, देयर इज नो अपसाइड और डाउन साइड, देयर इज ओनली वन साइड विच इज राइट साइड। जो लोग पुट खेलते हैं, जो लोग मार्केट गिरने पे कमाते हैं, उनके लिए तो मार्केट गिरना भी उतना ही अच्छा है जितना मार्केट पर लंबे वक्त के निवेशकों की ज्यादा बात की जाती है। मैं भी स्वयं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ ज्यादा खड़ा रहता हूं। मैं भी लंबे वक्त के निवेशकों को ज्यादा बातचीत करना पसंद करता हूं। मुझे लग रहा है उनके लिए उनके पोर्टफोलियो का नीचे चले जाना 4-4, 5-5, 10-10% कोई अच्छी बात नहीं। वो जो बेचारे एसआईपी करते हैं, हालांकि एसआईपी ऐसे में, आप जब एसआईपी कर रहे हैं तो आप नीचे के लेवल पे भी खरीद रहे हैं, पर जो एसआईपी करते हैं नेचुरली उनके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे जाती हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा रजत, जो सोने और चांदी के निवेशक हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन ऊपर हुई, ये तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए था, ये क्या हो गया? सोना अभी 5,060 के करीब खुला है, चांदी 80 से भी नीचे चली गई थी। तो डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स के बारे में कहना चाहूंगा, आपको पता होगा 6 करेंसीज इसमें बनती हैं, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। इन 6 को मिला के बास्केट बनती है डॉलर इंडेक्स की। डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, मैं जोर देके चिल्ला के कहना चाहूंगा, डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है। डॉलर की, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई है। जो देश $70, $65 देता था एक बैरल के, आज उसको $114 देने पड़ेंगे। तो आपको जो जो इनटेक है डॉलर का वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रही है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ती है तो सोना चांदी नीचे जाते हैं। तो कोई ये वरना जो देश लड़ाई छेड़ता है ना रजत, उसकी करेंसी वीक होती है, स्ट्रांग नहीं होती। तो लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या हो गया है, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ने से, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी है, बॉन्ड यील्ड 4 क्रॉस कर गई है। अब 10 साल की जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है, तो ये महंगाई बढ़ने के संकेत हैं। और इसकी वजह से ये भी माना जा रहा है कि फेड अब रेट कट नहीं करेगा। वो उनके केविन वॉट साहब का क्या होगा, मैं तो सोच रहा हूँ वो जो मई में आने वाले जेरोम पावेल साहब की जगह, वो आके कहां से अब हम तो रेट कट भूल गए करेंगे? वो सब ट्रम्प बातें, साहब वो तो, वाली बातें, वो वाली बातें तो भूल गए। वो केविन वॉश कब आएंगे कब नहीं आएंगे, वो जेरोम पोवेल जो बोल रहे थे, उनका डर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। लेकिन ना, ये 8 युद्ध रुकवा चुके हैं सर डोनाल्ड ट्रंप। ये दुनिया भर में यही अपना प्रचार करते हैं कि मैं बहुत शांति दूत हूं, मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, 9वां खुद ही कर दिया है। तो अभी दिक्कत ये हो रही है कि ये खाड़ी देशों ने इसका अब पता नहीं उनकी तरफ से कोई बैठक बैठक हुई होगी या बातचीत हुई होगी, सब एक साथ प्रोडक्शन घटाने को तैयार हो गए हैं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, ऐसा लगा था कि ओपेक प्लस देश जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे ऐसी स्थिति में, लेकिन प्रोडक्शन घटाने पे बात हो गई। कुवैत, यूएई, कतर, इन सब ने प्रोडक्शन घटाई है बहुत तगड़े तरीके से। और उसके कारण अब कतर के जो जो कतर के जो ऊर्जा मंत्री वो बोल रहे हैं $150 के पार निकल जाएंगी कीमतें। ये तो सिचुएशन आउट ऑफ सिलेबस हो गई। मतलब ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। $150 पे तो थर थर कांपेगी इकॉनमी, देखिए भारत की देखिए भी, मैं जापान की भी, कोरिया की भी। बुरे हाल हो जाएंगे ऐसे। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और शायद ये बात अभी तक किसी ने ना करी हो, शायद कोई करेगा भी नहीं। खाड़ी देशों में जो अटैक हो रहा है वो अमेरिकन बेसिस पे हो रहा है। अमेरिकन कंपनीज, दुबई में एयरपोर्ट फ्री जोन है, वहां बोइंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन के ऑफिस है, बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहां पर अटैक किया जा रहा है। और आपको इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताने जा रहा था, खाड़ी देशों की मेन कमाई किस चीज से होती है? ऑयल से। तो जहां जहां उनको एक तरफ खाड़ी देशों को नुकसान हो रहा है, आपने एक चीज और नहीं नोट करी कि खाड़ी देशों पर जब अटैक हुआ, उन्होंने वापस ईरान के ऊपर किसी भी खाड़ी देश ने अटैक नहीं किया, उन्होंने उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तो किया,
पर वापस अटैक नहीं किया। क्या आप समझते हैं बाकी के कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, आप क्या समझते हैं इनके पास कोई असला बारूद नहीं है? इनके पास कोई मिसाइल नहीं है? अगर इनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो इनके पास मिसाइल्स भी हैं। पर इन्होंने पलट के नहीं किया, दो कारणों से। एक तो इनको पता था कि इसका कारण अमेरिका और इसराइल है, हम नहीं है। उन्होंने उनको फोन किया, भैया इनको रोको, हमारे यहाँ टूरिज्म आना बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ निवेश आना बंद हो जाएगा। परंतु इन खाड़ी देशों को आप एक कंपनी समझिए रजत, मैं जरूरी बात बोल रहा हूं। अगर आप कॉर्पोरेट समझते हैं और आप अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे थे पहले, आज वो 150 रुपए की हो गई, आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों इंप्रूव हो जाती है। खाड़ी देशों को एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, जो मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा था। मिक्स्ड फीलिंग ये है, जहां एक तरफ उनके देश के कुछ हिस्सों में जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, वहां पर मिसाइल और ड्रोन ओकेजनली आके गिर रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनकी कमाई का मेन साधन है, ये बात किसी ने नोट नहीं करी। आप जो पैसा $65 पर बेच रहे थे, और एक समय तो ये भी आ रहा था जब ये $60 चला गया था रजत, उस समय अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कुछ शेख के परिवारों ने कह दिया था, बच्चों आगे अब तुम्हारे लिए ऑयल में फ्यूचर नहीं है, जाके आईटी के कोर्सेस करो, जाके पढ़ाई लिखाई करो, जाके ट्रेनिंग लो, जैसे बाकी दुनिया करती है। इस तेल के भरोसे मत बैठना कि नल का खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वो सोचिए, $60-65 से डबल से ज्यादा उनकी रेवेन्यू हो गई, और ये लोग ड्रेन कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके खर्चे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सारे ऑयल पर निर्भर थे। अब तो जहां $120 टच कर रहा है, तो एक मिक्स्ड फीलिंग वहां पर आ रही है। हालांकि ये दूसरी वाली फीलिंग ना रजत, ये कोई जाहिर नहीं करेगा, मन मन भावे, और मन में लड्डू फूटते हैं, क्षमा मांगते हुए मैं कह रहा हूं। पर नेचुरली जब आपको मुनाफा आता है, रेवेन्यू आता है, तो आपको तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर लाइक कंपनीज, दे आर ऑयल कंपनीज, सो दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस। वो तो चाहेंगे और ऊपर जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मूज और बंद हो जाए, तेल के क्रूज और रुक जाएं, मार्केट के फ्यूज उड़ते हैं, उड़ते रहें। तो मुझे लग रहा है इसमें, यही मैं अमेरिका के लिए भी कहना चाहता था, नहीं, जो पर शेल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला प्रोड्यूसर्स हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये शॉर्ट टर्म प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये तो ये छोटी कीमत, जैसे आप बोल रहे थे, छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि दुनिया भर के सेफ्टी के लिए और पीस के लिए ये छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो भी ये क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, वो एकदम से जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ईरान में और उनके जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो खत्म हो जाएंगे, तो ये कम भी हो जाएंगी कीमतें। और इस बात से जो इत्तेफाक नहीं रखता वो बेवकूफ है। नहीं, कम देखिए, कम हो जाएंगी। मैं ट्रम्प साहब के मुंह से अपने आप को बेवकूफ नहीं कहलवाना चाहता। नहीं, उन्होंने हालांकि मुझे उन्होंने फर्क नहीं नीचे पड़ता। लिखा है, ओनली मैं फूल्स वुड देखिए, थिंक डिफरेंटली, ऐसा लिखा है उन्होंने। नहीं बताओ कितना, मतलब हद है, वो ही समझदार है दुनिया में, बाकी सब देखिए, बेवकूफ है। हालत देखिए इतनी जब टाइट हो रखी है, बताओ। देखिए जब कीमतें इस तरीके से किसी भी चीज की ऊपर जाती हैं रजत, तो उसमें करेक्शन तो आएगा ही, उसमें नॉर्मलाइजेशन आएगा। पर अभी सवाल ये है कि देखिए, मार्केट, आप तो मार्केट को इतना ट्रैक करते हैं, मार्केट कैन डाइजेस्ट गुड न्यूज वेरी वेरी नाइसली, मार्केट कैन डाइजेस्ट बैड न्यूज ऑल्सो वेरी वेरी नाइसली, बट व्हाट मार्केट्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इज अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर सकता है जब मार्केट को मालूम ही नहीं कल क्या होना है। तो मार्केट किस करवट बैठे ये नहीं समझ में आता है। इतने बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, और बेचारे छोटे इन्वेस्टर तो उनका मुंह ताकते रहते हैं, अब मार्केट कहाँ जाएगी, उनके उनके साथ स्वे करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट में ये जो अनिश्चितता की परिस्थिति है ना, क्योंकि अब ये पता, सबसे बड़ा इस टाइम मिस्ट्री मालूम है क्या है? इस टाइम सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ईरान क्योंकि जमीन पे तो कोई उतरा नहीं है। ट्रम्प साहब कह रहे थे वील गेट आवर बूट्स ऑन ईरान, कि हम जूते उतारेंगे, जूते उतारेंगे मतलब वहां पर जवानों को उतारेंगे। तो आप इतना बड़ा 9 करोड़ 20 लाख ईरान की आबादी है। अच्छा, ईरान में एक और समस्या है, 50% वहां की इन्फ्लेशन थी इस लड़ाई शुरू होने से पहले। 50% ईरानी रियाल की हालत खराब थी, क्योंकि उनपे मिलियंस ऑफ सैंक्शंस लगे हुए थे। इसी सैंक्शंस की वजह से तो बातचीत नहीं आगे बढ़ पाई, वो चाह रहे थे सैंक्शंस हटा दो। अब देखिए, जो ईरान की हुकूमत है इस समय, उसके सामने देखिए, आप 1 मिनट के लिए आप खमीनाई साहब बन जाइए, मुस्तफा खमीनाई, दूसरे तो ऊपर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनके सामने अब जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, आप मुझे बताइए वो परिस्थिति ज्यादा अच्छी है जब ईरानियन इकोनॉमी बिल्कुल डॉल्ड्रम्स में होगी। अंग्रेजी में शब्द होता है डॉल्ड्रम, बिल्कुल हालत खराब होगी, बिल्डिंगें गिर चुकी होंगी, होटल, स्कूल, सब चीज, सरकारी बिल्डिंग सब गिर चुकी होंगी, ध्वस्त हो चुका होगा। क्योंकि जिस हिसाब से B1 B2 बॉम्बर्स और इसराइल के जो लगातार बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग की तरह से वहां पे बॉम्बिंग चल रही है। आज खमीनाई साहब की तरफ सारा का सारा ईरान की 9 करोड़ 20 लाख की आबादी उनकी तरफ देख रही है, हमें बचाओ। पर जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप मुझे बताइए कि खमीनाई साहब कैसे लोगों की रोजी रोटी,
उन गिरी हुई बिल्डिंग्स में जो लोग मरे हैं, उन गिरी हुई बिल्डिंग्स में जो लोगों की कंपनियां, बिजनेसेस, घर समाप्त हो गए हैं, उनको कैसे इतनी जल्दी ला पाएंगे? क्योंकि पैसा उनको कहां से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये आप और हम जानते हैं। किस परिस्थिति में युद्ध समाप्त होगा, ये हम नहीं जानते। कितने दिन ये चलेगा, ये हम नहीं जानते। क्या मुश्तबा खमीनाई साहब भी टारगेट बनेंगे अमेरिका, ये हम नहीं जानते। क्या ईरानियन जनता नए सुप्रीम लीडर का साथ देगी, और ये हम नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात जो हम नहीं जानते कि ईरान के पास अभी कितनी मिसाइल्स बची हैं, कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बची हैं। और एक और मिस्टीरियस क्वेश्चन, ट्रंप साहब कह रहे थे मैंने पिछले साल उनके सारे न्यूक्लियर जो भंडार थे खत्म कर दिए, अब कह रहे हैं कि 450 किलो का यूरेनियम उनके पास और पड़ा हुआ है। अरे भैया, पहले डिसाइड तो कर लो आपने क्या खत्म किया। अगर उन्होंने किसी मुसीबत के लिए कोई न्यूक्लियर हथियार छुपा के रखा है ईरान ने, जो हम और आप शायद कोई नहीं जानता, हालांकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर 450 किलो यूरेनियम वहां क्या कर रहा है? तो मुझे लग रहा है ये जो अनसर्टेनिटी है ना, बात मार्केट की करते हैं, हम चले गए, ईरान पहुंच गए थे, हम तेहरान पहुंच गए थे, वापस आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी मार्केट को ऊपर नहीं चढ़ने देगी। तो मार्केट में देखिए, जो लंबे वक्त का निवेशक है उसको तो छोटी सी उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। ठीक है, हमें बॉटम नहीं पता, पर अगर आपको आज 23,500 24,000 के बीच में अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, हो सकता है 23,000 भी चले जाए, हो सकता है लड़ाई लंबी चली 22,000 भी चली जाए, पर ये लेवल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये मार्केट पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, कारण भले जो भी रहा हो, ये लेवल्स आपको इतनी आसानी से देखने को मिलते। इतनी एफपीआई और एफआईआई सेलिंग के बावजूद रजत, पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट ने 24,000 को नहीं तोड़ा, आज मार्केट ने 24,000 को तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल ड्रिवन फॉल नहीं है, ये इवेंट ड्रिवन फॉल है, ये एक न्यूज फ्लो ड्रिवन फॉल है। और ये आर्टिफिशियली, ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर लगातार जा रही हैं, उसकी वजह से है। इस हद तक मैं ट्रंप साहब से सहमत हो सकता हूं कि जब ये युद्ध शांत होने लगेगा तो प्राइसेस नीचे आने लगेंगी। इसमें तो, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते रजत। पर वो सर चाइना के प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे, और G7 कंट्रीज की भी बैठक होगी, बहुत ही इमरजेंसी में उन्होंने बैठक भी बुला रखी है। तो चाइना के प्रेसिडेंट से वो 31 मार्च को जाके मिलेंगे, वो कह रहे हैं ऐसा। तो चाइना तो बहुत खुश होगा होगा नहीं, वो तो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, बहुत ही भारी भरकम इंपोर्ट होता है उसका खाड़ी देशों से। अब उन्होंने हरकत ही ऐसी कर रखी है, पता नहीं क्या मुंह लेकर जाएंगे चाइना। तो चाइना में उनकी बैठक है एक, तो ये हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और G7 देश आपस में क्या करते हैं वो भी ट्रैक कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो कुछ देश हैं जिन्होंने ऑयल का कट कर दिया है आउटपुट, अब बाकी के देश भी कर देंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में स्टॉक मार्केट कहाँ पर है भैया, बहुत बुरी तरीके से आज के सत्र में निपट गए, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब एक जगह आके अब समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन जो है वो और हावी होती चली जा रही है। अब सवाल ये कि जिन्होंने पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में वो क्या करें, जो पहले ही 2024 में 25 बेचारे लेकर बैठे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है, और ये वाला फॉल तो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, ये युद्ध वाली स्थिति हो गई है। तो ऐसे में फिर आप क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और हेडलाइन सलाह तो यह है कि पैनिक में बेचिएगा मत। भले ही आपका 100 रुपए का खरीदा हुआ माल इस समय 70 रुपए का हो गया है, या 80 रुपए का हो गया है, 60 रुपए का हो गया है, पैनिक में लॉस बुक मत करिएगा। क्योंकि ये फॉल, जैसा मैंने कहा, दिस फॉल इज बेस्ड ऑन एन इवेंट, दिस फॉल इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियली हाइक, शॉर्टेज हाइक क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो मुझे लग रहा है इसको पहले तो जल्दबाजी मत भेजिए आप। और अगर आप मार्केट में अब एंटर करना चाहते हैं और आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इस समय लॉस में है, तो पहली बात तो आप उसको रख के बैठिए, डू नॉट एग्जिट एट अ लॉस, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर आगे निवेश करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, इसको एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। इस लेवल पर भी रजत, थोड़ी थोड़ी बाइंग सिलेक्टिव स्टॉक्स की, और क्योंकि हम यहाँ इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम नहीं लेते, आई एज अ मैटर ऑफ हैबिट आई डोंट नेम स्टॉक्स हियर, पर मुझे इस समय मेरे दूसरे स्क्रीन पर स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनकी पीई इस समय बहुत अट्रैक्टिव आ चुकी है। बहुत ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी पीई में 22 से नीचे की इंतजार कर रहा था, अभी इस समय मुझे वो 20 19.5 पर भी दिख रही है। ये लेवल्स आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलते। दिस इज प्योरली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, प्लीज डू नॉट रिलेट दिस टू मिस इन मिडिल ईस्ट। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है थोड़ा थोड़ा करके करने का। अगर मार्केट इससे नीचे और जाती है, कोई बात नहीं, वहां भी आप एंटर करिए, और नीचे जाती है वहां भी एंटर करिए, क्योंकि ये वापस लेवल जो 25,000 का हमारा लेवल है, जिसके इर्द गिर्द मार्केट, मैं निफ्टी की ज्यादा बात करता हूं, सेंसेक्स की कम करता हूं, जिसके इर्द गिर्द मार्केट इतने समय से घूम रही थी, वो 25,000 एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है। और वहां पर मार्केट जब, जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे, तो वो लोग कमा जाएंगे जिन्होंने इस टाइम लिया था, वो आपको एक बोनस इनकम अर्निंग हो जाएगी, जो 23,000 से आपने 25,000 तक की जो आपने कमाई करी, वो आपके लिए एक बोनस अर्निंग हो जाएगी। दिस इज व्हाट, अगर ट्रेडर्स और ट्रेडर्स हैं
शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, माय एडवाइस टू देम इज सिट ऑन द फेंस एंड ऑब्जर्व द मार्केट। सर रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे है, हम तो वैसे ही रुपए की चिंता में भी डूबी जा रहे हैं, 92 के लेवल को पार कर गया है, और ऊपर से ये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं अभी, तो लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के भी बढ़ेंगे। कहा तो यही जाता था ना कि ये बिल्कुल ही मार्केट ड्रिवन प्राइसेस हैं, अब तो जैसे जैसे क्रूड परफॉर्म करेगा वैसे ही फिर पेट्रोल और डीजल के दाम भी परफॉर्म करने चाहिए, तो अब तो ये बहुत अचानक ही से डबल हो गया। तो डबल हो गया है, 60 के लेवल से 120 के लेवल आ रहे हैं क्रूड ऑयल में, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी क्या सरकार अब? बहुत ही असमंजस की स्थिति होगी सरकार के सामने, पेट्रोलियम कंपनीज के सामने, क्योंकि 5 स्टेट्स में इस साल इलेक्शन है रजत। थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का भी लगा देना चाहिए ना, 5 स्टेट्स में बहुत ही बोल्ड मूव होगा, पर बिल्कुल ये मतलब अनअवॉइडेबल मूव भी हो सकता है। अगर हम $120, 130 और $150 अगर कोई बात कर रहा है, $150 की भी बात की जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि फिर तो चॉइस ही कोई नहीं रह जाएगी। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, उसका रिपलिंग इफेक्ट आपको बाकी की कमोडिटीज पर, ओवरऑल सीपीआई पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो पहली बात तो रेट कट की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को भूल जाइए। रेट कट इज रूल्ड आउट एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट अगर हम अब हॉकिश भी हो जाएं मॉनेटरी पॉलिसी में तो कोई बड़ी बात नहीं। वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें मुझे लग रहा है आपसे और हमारे से ज्यादा पेट्रोलियम मंत्रालय और बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल के जो थिंक टैंक है, उन्होंने इस पर नजर रखी हुई है कि भैया क्या उनके कैलकुलेटर्स ऑन है, उनकी एक्सेल शीट्स ऑन है, किस प्राइस पे आ रहा है, क्या रिफाइनिंग कॉस्ट है, कितना हमें लॉस हो रहा है। ये बात सच है कि अगर उनकी बैलेंस शीट्स ब्लीड होने लग गई, अगर उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ब्लीड होने लग गए, तो नेचुरल बात है प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ सकती है। पर मुझे लग रहा है सरकार को भी ये लगेगा कि भाई जनता समझेगी, ये तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, किस प्राइस पे क्रूड आ रहा है, तो अगर थोड़ी बहुत पास ऑन करनी भी पड़ गई तो करनी पड़ सकती है, बट दैट विल बी डिजास्टर्स आई थिंक। तो आपका कुल मिला के लड़ाई आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है, पहले ही सिलेंडर के माध्यम से, अब ये लड़ाई आपकी गाड़ी में, आपके ट्रक में, आपके बस में, आपके एरोप्लेन के किराए में, आपके ट्रेन के किराए में घुसने वाली है। सर आखिरी सवाल, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज देंगे आप? सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए, ये तो हम तो यही कहेंगे कि सद्बुद्धि आए। अपने बयान जो दे रहे हैं सोच समझ के दें, क्या बोलते हैं क्या नहीं करते हैं। नो वॉर प्रेसिडेंट थे ये जब आए थे, तो अभी रिपब्लिकन मेरे साथ जो थी वो कह रही थी, इन्होंने रिपब्लिकन में कहा था आई एम अ नो वॉर प्रेसिडेंट। ये नो वॉर प्रेसिडेंट ने ये वॉर करा दी। और मैंने जो आपको हीरो और विलेन की बात कही थी ना शुरू में रजत, कि कौन हीरो है कौन विलेन है, ये जरूर लोग बताएं। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि इस लड़ाई में हीरो कौन है और विलेन कौन है। ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आए, मैसेज कोई नहीं हम देते, उनको किसी मैसेज का कोई असर नहीं होता, कोई G7 का असर नहीं होने वाला उनके ऊपर, किसी यूनाइटेड नेशंस का असर नहीं होने वाला उनके ऊपर, किसी चीज का असर नहीं होने वाला है। एक ही प्रार्थना करी जा सकती है, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। बहुत शुक्रिया सर, शरद सर, आपका थैंक हमारे यू सो साथ मच। जुड़ने के लिए और इस अहम दिन बिस्तक के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।